बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum everyone. Today we'll be learning cell signaling. So basically what is cell signaling? It is the process of communication of cells with each other in the body or with the external environment. मतलब ये एक प्रोसेस है जो विच सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं इस तरह सेल भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, मोस्टली केमिकली करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल सिग्नलिंग. सेल सिग्नलिंग की दो टाइप्स होती हैं, इंटरसेलुलर सेल सिग्नलिंग एंड इंट्रासेलुलर सेल सिग्नलिंग. इंटर मीन्स विद इन द सेल, मतलब दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इंट्रा मीन्स विद इन द सेल कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक है, सेल सिग्नलिंग की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. एक मतलब दो मेजर फॉर्म्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में हमारे पास होती हैं कि गैप जंक्शंस के थ्रू. ठीक है, दो सेल्स गैप जंक्शन के थ्रू टाइटली बाउंड हैं और गैप जंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है. और एक मॉलिक्यूल है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, वो केमिकल डायरेक्टली थ्रू साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के पास जा रहा है. ठीक है, टारगेट सेल के पास जिसके पास वो पहुंचाना चाह रहा है. दिस इज द डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग. ठीक है, और इंटररेक्ट फॉर्म क्या होती है? इंटररेक्ट में आपके पास दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं. एक कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रैवल करे और एक कि वो ब्लड में ट्रैवल करे. जब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रैवल करती है तो हमारे पास होते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, और हमारे पास होती हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग. ठीक है, और उसके बाद अगर वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करे तो दिस इज हार्मोनल. और सबसे पहले हार्मोनल देख लेते हैं. हमें तो पता है सारे, मतलब हम सबको पता है कि जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट सेल तक जाते हैं. मतलब अगर पेट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है. ठीक है, अब पेट्यूटरी ग्लैंड सिग्नलिंग सेल है और जिस अब वो हार्मोन को प्रोड्यूस करके उसमें डाल देगा विद इन द ब्लड स्ट्रीम, और जिस जहाँ तक पहुँचेगा वो टारगेट सेल होगा अपना. ठीक है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और ये टारगेट सेल. अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यूज़ करते हैं, एक होते हैं पैराक्राइन. पैराक्राइन वो होते हैं जो कि अपनी विसिनिटी के साथ वाले एरिया में किसी सेल को करते हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो जो है टारगेट सेल में जाता है. ऑटोक्राइन, ऑटो मीन सेल्फ, जब सेल अपने आप को टारगेट करता है तो दिस इज ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग. जब सेल अपने आप को टाइप करेगा, टारगेट करता है. ठीक है, सेल एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में. उसके बाद दोबारा आके जो सेल होगा इसकी मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होंगे इसके ऊपर आके वो बाइंड कर देगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. ठीक है, और इट मीडिएट्स द रिस्पॉन्स. सिनेप्टिक सेल सिग्नलिंग होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं कि आपके मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिलीज़ हो. न्यूरोट्रांसमीटर एक सेल ने रिलीज़ कर दिया, वो न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सिनेप्टिक लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया. उसके बाद आके वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है. ठीक है, दिस इज सिनेप्टिक सेल सिग्नलिंग. उसके बाद इंडायरेक्ट हमने कर लिया. अब जो सेल सिग्नलिंग होती है इसकी कुछ स्टेजेस होते हैं. ठीक है, स्टेजेस होती हैं सेल सिग्नलिंग की. स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग, 3 स्टेजेस होते हैं सेल सिग्नलिंग की. एक तो होती है प्रोडक्शन या रिसेप्शन. ठीक है, मतलब अगर आप प्रोडक्टिव सेल के लिए जो एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए प्रोडक्शन होगी, जो टारगेट सेल है वो रिसीव के लिए उसके लिए रिसेप्शन होगी. ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि वो सिग्नल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किस तरह मूव कर रहा है. ठीक है, और थर्ड होता है कि उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में सेल ने उस सिग्नल को क्या रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, सेल सिग्नलिंग सॉर्ट ऑफ ऐसे है कि अगर आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, अब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की, जब मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोबाइल रिसीव करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ रिसेप्शन. अब वो जो सिग्नल रिसीव हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था. ठीक है, हमें साउंड चाहिए थी, वेव्स नहीं चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोबारा कन्वर्ट होती हैं इनटू साउंड. ठीक है, इस कन्वर्जन को उसके बाद मैं साउंड मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि मतलब आपको साउंड मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको पता चलेगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, आप वो काम कर दोगे. ठीक है, जो आप काम करोगे वो रिस्पॉन्स है. और सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है कि वो जो सिग्नल मेरे से आप तक पहुँचने के बीच में जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सिग्नल क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन, मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, वो हर चीज़ को परमिट नहीं कर रही होती. ठीक है, कि लिपिड सॉल्युबल चीज़ को क्रॉस कर जाएगी, जो हाइड्रोफिलिक चीज़ होगी वो क्रॉस नहीं कर पाएगी. तो उसके लिए ये है कि उसके लिए उसको स्पेशल मेथड्स चाहिए कि वो अपना सिग्नल जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर दे. ठीक है, तो उसके लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन है. अब जो हमारे पास केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे कैन बी केमिकल्स, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोई केमिकल हो सकता है, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स कोई इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है. जो केमिकल मॉलिक्यूल होता है दिस इज़ नोन एज लाइगेंड्स. दिस इज़ नोन एज लाइगेंड.
ठीक है, और इन द के ग्रुप 2 हार्मोन के केस में हम इसको प्राइमरी मैसेंजर पे बोलते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर्स जो है ना जिसने सिग्नल्स रिसीव करने हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, एंड प्रोटीन्स जो होती हैं ये रिसीव करती हैं कोई भी सिग्नल, कोई भी स्टिमुलस हो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, केमिकल स्टिमुलस हो, कोई स्ट्रेस, कोई फिजिकल स्टिमुलस हो, ठीक है। अब जब रिसेप्टर्स जो है ना, रिसेप्टर्स की जो है ना 2 जगह पे होते हैं, ठीक है, या तो वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे या तो वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। अब हमारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, केमिकल लाइगेंड्स को हम 2 तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे वो लाइगेंड्स मतलब जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं, एक वो जो सेल मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस करते। जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं उनके रिसेप्टर्स जो है ना वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में होंगे या उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो न्यूक्लियस में होंगे। जो मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करते तो उनके रिसेप्टर्स जो हैं ना वो मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर उनके रिसेप्टर प्रोटीन्स लगी होती हैं, एंड दीज रिसेप्टर प्रोटीन्स, और ये इंक्लूड करते हैं 3 ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। फर्स्ट आर ligand gated ion channels, ligand gated ion channels, then GPCRs, ligand gated ion channels लाइक हमने एसिटाइल कोलिन चैनल्स पढ़े हुए हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। GPCRs, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिवर्स ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है आपकी बॉडी में। थर्ड होते हैं आरटीकेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, ये भी हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है एंड विल बी डीलिंग विद देम एज वेल। GPCRs बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एससीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं GPCRs। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। इट कैन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, इंट्राक्राइन, ऑटोक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग दोज, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो नोट्स लेके पढ़ सकते हो। अब हम सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे देखते हैं। अब हम हार्मोन्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज, जो हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग हमारा मेजर कंसर्न है, तो हम हार्मोन्स को 2 ब्रॉड क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। वी हैव ग्रुप 1 हार्मोन्स एंड ग्रुप 2 हार्मोन्स। ग्रुप 1 हार्मोन्स are basically lipophilic hormones जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं. These are lipophilic and they can cross cell membrane. These are hydrophilic, they can't cross cell membrane easily. In fact, they can't cross without any receptor, without any transporter. अब जो लिपोफिलिक होते हैं इनकी इंटरेस्ट, अब जो लिपोफिलिक है हमने बताया वो इजीली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर दिया, तो उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, इधर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस. और जो ग्रुप 2 हैं हाइड्रोफिलिक हैं, जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करे तो उन्होंने उनके तो बिल्कुल ही वही मेम्ब्रेन पे रुक जाना, तो उनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे होंगे. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं ग्रुप 1 जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन्स एंड द प्रोटीन हार्मोन्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप 2 हार्मोन्स. ठीक है. स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, इसी तरह not just steroid hormones, vitamin D, fat soluble vitamins, especially vitamin D, vitamin A, retinoids, they all act through the same mechanism. ये जो steroids हैं ये सारे एक ही mechanism में के थ्रू एक्ट करते हैं, एंड अब हम उस mechanism को पढ़ते हैं. ठीक है. ये हार्पर की डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करती है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ग्रुप 1 हार्मोन्स. ठीक है. अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं, विल फर्स्ट कंसिडर दिस डायग्राम. ये हमारे पास एक लाइगेंड है, ये एक लाइगेंड है जिसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. दिस इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. इसे सेल में, ये हमारे पास लाइगेंड था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये ब्लैक वाली बाउंड्री. सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके एंटर हुआ. अब इसका जो रिसेप्टर था विद इन द साइटोप्लाज्म था. ठीक है. ये इनएक्टिवेटेड इसका रिसेप्टर था इन द साइटोप्लाज्म, और इसके साथ एक हीट शॉक प्रोटीन लगी हुई थी. हीट शॉक प्रोटीन्स जो होती हैं वो शैपरॉन्स ही होती हैं. हीट शॉक प्रोटीन्स ये बेसिकली इसका साथ लग के इसको बाइंड, इसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखती है. जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन आता है वो उसके साथ बाइंड करता है. हीट शॉक प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाती है उसके साथ, और जो रिसेप्टर होता है इट एक्टिवेट्स, और ये आपके पास बन जाता है लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड के साथ है, एक्टिवेटेड लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब ये मूव करता है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अब ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर मूव करेगा. ठीक है. और उसके बाद जाके ये बाइंड करेगा
टू द हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि इसको रिकग्नाइज करता है इस रिसेप्टर को, और रिसेप्टर जाके उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। अब इसको मतलब हार्मोन, इसको जनरली बोलते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, और जो हार्मोन होगा उसके नाम के मुताबिक, लाइक हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन था तो हम इसको कर देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये इसके साथ जब बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद एक को एक्टिवेटर आता है। को एक्टिवेटर ये जाके अटैच हो जाता है एंड एक्टिवली जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। को एक्टिवेटर का काम होता है टू एनहांस द जीन ट्रांसक्रिप्शन। जैसे इसके साथ बाइंड करेगा, ये जो जीन था, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड था, इससे ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड देन विल बी हैविंग प्रोटीन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट हियर टू नोट इज कि ये जो आपके पास रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिसेप्टर जो आपके पास है, इसकी 4 डोमेन्स होती हैं, ठीक है। डोमेन नंबर 1 जहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करता है, डोमेन नंबर 2 जहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंड करता है, डोमेन नंबर 3 जहाँ पे को एक्टिवेटर ऐड करता है, एंड डोमेन नंबर 4 वी हैव फोर्थ डोमेन फॉर द ट्रैफिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ डोमेन ये याद रखनी है कि 4 डोमेन्स होती हैं एंड इट इज़ फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। फोर्थ डोमेन इज फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, उन प्रोटीन्स ने कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह, वो इस रिसेप्टर से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इस रिसेप्टर से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्रोटीन को जाके बताते हैं कि अब आपने प्रोडक्शन के बाद कहाँ जाना है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है एक लाइगेंड है जिसको जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स, रेटिनॉइड्स, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। रेटिनॉइड्स का भी जो है रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये अंदर आया, ये सेल मेम्ब्रेन थी, क्रॉस होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, क्रॉस कर दिया, अब न्यूक्लियस के अंदर आ गया। इसका जो रिसेप्टर था वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ था और वो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंडेड था। उसके साथ जो है ना एक को रिप्रेसर लगा होता है, जो को रिप्रेसर होता है वो उसकी एक्टिविटी को रिप्रेस करके रखता है, और जैसे ही लाइगेंड आएगा तो वो को रिप्रेसर रिप्लेस हो जाएगा और लाइगेंड आके अटैच कर जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इसके साथ, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ एक दोबारा से को एक्टिवेटर आके लगेगा, और को एक्टिवेटर आके दोबारा से जब इसके साथ लगेगा देन ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ये जो जीन का स्पेसिफिक जीन का पोर्शन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, देन ट्रांसलेशन, एंड अगेन प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी, विटामिन ए का भी हमने देखा कि इसी तरह सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। विटामिन डी का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। स्पेसिफिकली जब वो इंटेरोसाइट में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, कैल्बाइडिन प्रोटीन की, जो कि बाद में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इनटू द इंटेस्टाइन। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन्स। अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स। आपके पास पेपर में 2 तरह से सवाल आते होते हैं। एक आता होता है हाउ लिपिड्स एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर, लिपिड एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। जब ये आए तो आपने ये लिखना है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाला सारा पाथवे, सारा कुछ ये सारा डिस्क्राइब करना है कि ग्रुप 1 हार्मोन्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनके साइटोप्लाज्म रिसेप्टर, ये सारी कहानी आपने लिखनी है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाउ लिपिड्स एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर, जब सेकेंड मैसेंजर की बात होगी तो आपने फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल वाला पाथवे लिखना है, ठीक है। चलें जी, I'm wrapping it up. Jazakumullah khair for your patient listening.